इस वक्त की बड़ी खबर के साथ अमेरिका और ईरान ने पीस डील पर साइन किए। एमओयू पर अमेरिका और ईरान के हस्ताक्षर। अमेरिका से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हस्ताक्षर किए हैं तो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने एमओयू साइन किया है। यूएस ईरान के बीच जिनेवा में बैठक नहीं होगी। तो बैठक होने वाली थी, जिसकी जानकारी मिल रही थी कि जिनेवा में बैठक होगी, लेकिन अब ये बैठक नहीं होगी। हालांकि एमओयू साइन जरूर किया गया है। अब इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अब ये बैठक क्यों नहीं हो रही है। और राष्ट्रपति ट्रंप ने फ्रांस में डील पर साइन किए, जी हस्ताक्षर किए। मैक्रों के साथ डिनर के वक्त ही एमओयू पर साइन किया। ट्रंप ने हस्ताक्षर वाली कॉपी मध्यस्थों को भेजी है। अमेरिका और ईरान के बीच अब आगे की बातचीत होगी। और आपको बता दें कि जो एमओयू है वो 2 भाषाओं में था जिस पर यह हस्ताक्षर हुए हैं। अंग्रेजी और फारसी में ये एमओयू था जिस पर साइन किया गया। एक साइन ट्रंप की तरफ से दोनों कॉपीज पर और दूसरी तरफ पेजेश्कियान की तरफ से हस्ताक्षर किए गए इन कॉपीज पर। 2 भाषाओं में ये एमओयू था, अंग्रेजी और फारसी। तो चूंकि अमेरिका की प्रमुख भाषा अंग्रेजी और ईरान की प्रमुख भाषा फारसी है, तो इन 2 भाषाओं में इस एमओयू को ड्राफ्ट किया गया और उसकी कॉपी पर हस्ताक्षर किए गए दोनों नेताओं की तरफ से। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मसूद पेजेश्कियान ने ईरान की तरफ से ये सिग्नेचर किए हैं, लेकिन एमओयू साइन होने के बाद अब आगे की बातचीत शुरू होगी। साथ ही आपको ये भी बताते हैं वो 14 शर्तें जो डील में शामिल की गई थी, जिसका जिक्र लगातार किया गया था। अमेरिका ईरान के बीच 14 पॉइंट डील। ईरान के खिलाफ तत्काल युद्ध विराम, स्थायी रूप से युद्ध रोकने पर सहमति, लेबनान सहित सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म हो, ये भी पॉइंट रखा गया, शामिल किया गया मुद्दा। और नाकाबंदी और सैन्य वापसी जल्द हो। 30 दिनों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यूएस पूरी तरह से खोले, ये बात भी रखी गई। इसके अलावा यूएस तेल बिक्री पर लगे प्रतिबंध निलंबित किए जाएं। 60 दिनों के भीतर परमाणु समस्या पर समझौता हो। ईरान संधि के विरुद्ध यूरेनियम का इस्तेमाल न करे। आर्थिक पुनर्निर्माण योजना में यूरेनियम का इस्तेमाल। ईरान के आंतरिक मामलों में यूएस हस्तक्षेप न करे, ये भी ईरान की तरफ से इसमें रखा गया। अंतिम समझौते पर यूएन सुरक्षा परिषद की मोहर होगी। ईरान की संप्रभुता का सम्मान करने का वादा और ईरान को $300 अरब का पुनर्निर्माण भुगतान। इसके अलावा 60 दिनों में ईरान को $24 बिलियन की राशि भी मिले, ये भी इसमें शामिल किया गया। और इधर पीएम मोदी का पेरिस में भव्य स्वागत हुआ। जी हां, एवियन में G7 शिखर सम्मेलन के बाद पेरिस पहुंचे प्रधानमंत्री। पीएम का प्रवासी भारतीयों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। पीएम मोदी विवटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। आज पीएम मोदी द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा लेंगे। तो इससे पहले कल फ्रांस में ही नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की करीब 20 मिनट की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी के मजबूत व्यक्तित्व और कार्यशैली की तारीफ भी की है। इस दौरान पीएम मोदी ने अमेरिकी नाकेबंदी के दौरान 3 भारतीय नाविकों की मौत के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया। Look at this man. I'll give you a lesson. He's the most beautiful looking man. He looks so nice. He's like an angel. But actually, he's as tough as he's a killer. I don't want to. He's a killer. He's as tough as they come on. पीएम मोदी की तारीफ करते ट्रंप नहीं थके, लेकिन ये तारीफ केवल पीएम मोदी नहीं बल्कि पश्चिम एशिया में अस्थिरता के बीच भारत की बेहतर कूटनीतिक रणनीति की ओर इशारा करता है। He looks so good, so he gets you by surprise. But there's few people like this. People say he's such a nice man. I said no, he's very tough. लगे हाथ ट्रंप के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने भारतीय नाविकों की मौत का मुद्दा भी उठाया और समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा और स्वतंत्रता पर जोर दिया। भारत के लाखों सी फेरर्स आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी
उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। Yeah, I do. I heard about that. It's a rough profession. There's no question about it. And we work together on it. बहरहाल फरवरी 2025 के बाद पहली बार G7 के समिट के मौके पर पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात हुई। ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब जंग और तनाव की वजह से दुनिया में अविश्वास है। पीएम ने वैश्विक शांति पर जोर दिया। पीएम मोदी और ट्रंप की ये मुलाकात कूटनीतिक स्तर पर बड़ी मानी जा रही है। भारत और अमेरिका के बीच चर्चा के मुद्दों की जानकारी धीरे धीरे छनकर बाहर आएगी। हालांकि ट्रंप की बातों से लग रहा है कि ट्रेड पर बात करीब करीब बनती दिख रही है। एक जानकारी के मुताबिक हथियार खरीद, तकनीक ट्रांसफर, फाइटर जेट इंजन, व्यापार, टैरिफ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जोर दिया गया है। ट्रंप ने पीएम मोदी से एक बड़ा वादा भी किया। कहा कि मोदी के पीएम रहते भारत पर हमला हुआ तो अमेरिका साथ खड़ा रहेगा। I think it's a great relationship. I can tell you this, without having a contract, we don't have a contract, you have to write contract. But if they were attacked, we would be there to help them. How is that? Is that a good statement? Okay, come here, man. If anybody attacks that man, we're going to be there. Now, if there's a new leader, I'm not sure about it. ट्रंप ने साफ साफ कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अपने देश के हितों पर कोई समझौता नहीं करते। हर देश को ऐसा ही नेतृत्व मिलना चाहिए। The United States and India. The United States is doing the best we've ever done. We have over $19.2 trillion coming in, and we're building factories, we're building everything, and Prime Minister is building a lot in the United States. He's spending a lot of money in the United States, so we appreciate that. Jobs. But I just want to say he's been my friend for a long time now, and we've always had a great relationship, and it's great to be with you. ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी और ट्रंप की ये पहली मुलाकात थी। टैरिफ को लेकर भारत अमेरिका संबंधों में जो थोड़ी तलखी आई थी, वो आमने सामने की गर्मजोशी भरी मुलाकात से बहुत हद तक दूर होती भी दिखी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब बात करते हैं नीट पेपर लीक मामले पर हो रही सियासत की। जी हां, नीट पेपर लीक मामले में सियासी घमासान जारी है। इसी मुद्दे को लेकर राहुल गांधी ने राजस्थान के कोटा में नीट के छात्रों से मुलाकात की। उनकी बातें सुनी हैं। हालांकि कांग्रेस ने इस पूरे आयोजन को पूरी तरह नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम का नाम दिया है। देखिए। मिनिस्ट्रीज का पैसा हर साल इन एग्जाम्स के माध्यम से आपके परिवारों के जेब से निकाला जाता है। नीट पेपर लीक को मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस ने कोटा से छात्रों की गूंज कार्यक्रम की शुरुआत की। राहुल गांधी ने कोटा से दशहरा मैदान में नीट के छात्रों से संवाद किया। राहुल गांधी के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र आए थे। मंच पर राहुल और छात्रों के अलावा कोई भी नहीं था। छात्रों की गूंज नाम के इस कार्यक्रम में राहुल ने कहा, ये कार्यक्रम कोई राजनीति का कार्यक्रम नहीं है, ये युवाओं छात्रों की आवाज उठाने का मंच है। आज सिर्फ स्टूडेंट्स और युवाओं की बात होगी। स्किल्स देंगे और रोजगार देंगे। हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम, सबसे पहली कमी इसकी कि हम जो हमारे बच्चों के सपने हैं उनको पूरा नहीं करते हैं। जो उनके ऑप्शंस हैं, जो वो ऑप्शन चाहते हैं, उनकी हम रिस्पेक्ट नहीं करते। राहुल गांधी ने देश के एजुकेशन सिस्टम पर सवाल उठाए। राहुल ने कहा कि हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम बच्चों पर दबाव बनाता है, उन्हें तनाव देता है। मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़ें, ताकि आगे से किसी भी बच्चे को आत्महत्या जैसा कदम न उठाना पड़े। ये आकांक्षा डॉक्टर बनना चाहती थी। इनके पिता से कुछ दिन पहले मेरी बात हुई। पैरालाइज्ड हैं, कर्ज लिया। आकांक्षा का नीट का पेपर लीक हुआ और आकांक्षा कहती है, लास्ट लाइन में आपके लिए पढ़ूंगा, सॉरी मम्मी पापा, मैंने सब बर्बाद कर दिया आप दोनों का। ये आकांक्षा के माता पिता की गलती नहीं थी, ये एजुकेशन सिस्टम की गलती थी।
राहुल गांधी ने कहा कि देश के युवाओं के पास एजुकेशन में सिर्फ 5 ही ऑप्शन क्यों हैं? हर कोई डॉक्टर या इंजीनियर ही क्यों बनना चाहता है, जबकि और भी कई करियर ऑप्शंस मौजूद हैं। राहुल गांधी ने स्टूडेंट्स को मंच पर बुलाकर उनसे बातचीत की। उन्होंने स्टूडेंट्स से पूछा कि उन्हें किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सर, हम लोगों को बचपन से सिखा ही यही दिया जाता है कि आपको बड़े होकर डॉक्टर, इंजीनियर ये सब बनना है, तो एक मन से बचपन से ही वो सपना बन जाता है कि डॉक्टर बनना ही मगर है। अगर आप सब कुछ बिल्कुल फ्री छोड़ दिया होता और असलियत में आप क्या करना चाहते हो तो फिर क्या जवाब मिलता? सर, मेरे को डांसिंग में बहुत शौक था। आपको डांसिंग में शौक है? आपके फैमिलीज ने लोन लिया है? कितना लोन लिया है? 2 लाख। 2 लाख। पापा क्या करते हैं? फार्मर हैं। किसान हैं। 2 लाख का लोन लेना आपके लिए आसान था, फैमिली के लिए आसान था? आसान तो मिडिल क्लास के लिए नहीं रहता है, मगर एफोर्ड करना ही पड़ता है। कंपलसरी है? कंपलसरी है। अब 24 लाख बच्चे हर साल अपेयर करते हैं नीट एग्जाम में, उसमें से 80,000 सीट्स है जो गवर्नमेंट है, तो 23 लाख बच्चों को ना चाहते हुए भी हारना पड़ता ही है। तो उनके लिए प्राइवेट से करने के लिए ऑप्शन बचता ही नहीं है, क्योंकि हर मिडिल क्लास फैमिली 1 करोड़ रुपए अफोर्ड नहीं कर सकती है। राहुल गांधी ने मंच पर कुछ छात्रों के माता पिता को भी बुलाया, उनसे भी बात की। बच्चों की तैयारी के दौरान क्या समस्याएं आती हैं, उन्हें जानने की कोशिश की। हर माँ बाप सपना देखते हैं कि उसका बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, उसके खुद के भविष्य के साथ साथ वो भी हमारी आर्थिक स्थिति को ठीक करेगा। लेकिन जो आजकल फ्रॉड देखने को मिल रहे हैं तो उससे बहुत डर लगने लग गया है। कुछ बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, बहुत से केस देखने को मिलते हैं। आज हमारे अंदर इतना डर है कि बच्चा डिप्रेशन में आके कुछ कर ना ले, तो रात को हम उठ उठ के देखते हैं बच्चे को, मतलब इतनी कच्ची नींद में सोते हैं कि 2-3 बार तो जाके देखना ही है कि बच्चा ठीक तो है ना। कोटा के इस मंच से राहुल गांधी ने एक छात्रा का सुसाइड नोट भी दिखाया और कहा यह आकांक्षा का फेलियर नहीं है, बल्कि ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का फेलियर है। राहुल ने नीट और जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं का जिक्र करते हुए कहा कि देश में लाखों बच्चे ये एग्जाम देते हैं, लेकिन सिलेक्शन कुछ ही बच्चों का होता है। इस प्रक्रिया में माता पिता के लाखों रुपए बच्चों की पढ़ाई पर खर्च हो जाते हैं। कोटा के मंच से राहुल गांधी शिक्षा और परीक्षा प्रणाली में मौजूद खामियों की बात कर रही हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी इस विषय को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगा रही है। मैं ये भी राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूं कि हमने माना कि आप छात्र जीवन में भी असफल रहे, आपने जहां नौकरी की वो कंपनी, वहां भी आप असफल रहे, मॉनिटर नाम की ब्रिटिश कंपनी में नौकरी की, नेता के रूप में भी असफल रहे। तो मुझे लगता है कि अपने कैरियर के शुरू से लेकर अभी तक असफलता के साक्षात स्वरूप होने के कारण जो आपके मन में एक खीज है, जो आपके मन में एक प्रकार का ईर्ष्या का भाव है, आज अपनी सफलता के लिए पूर्ण मनोयोग से तैयारी कर रहे छात्रों के ऊपर उसे उतारने का प्रयास न करें। एक तरफ लाखों छात्र परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं, दूसरी तरफ राजनीतिक दल अपने अपने तर्कों और आरोपों के साथ मैदान में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। दिल्ली में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर के बाद 2 अभियुक्त गिरफ्तार। दयालपुर में राशिद हत्याकांड में फरार थे दोनों अभियुक्त आतिफ और इस्माइल गिरफ्तार। 15 जून को हुई थी राशिद की हत्या। ये बदमाश थे, ये वॉलंटियर थे। फ्रांस से खबर, जहां फ्रांस की राजधानी पेरिस में आग लग गई। यहां बोबिग्नी इलाके में आग का कहर देखने को मिला। औद्योगिक इलाके में आग लगी और ये तस्वीरें देखिए, धुएं का गुब्बारा आसमान में छाता नजर आ रहा है। आग का कहर इस कदर देखने को मिला कि इलाके में धुआं छा गया। हालांकि आग कैसे लगी अभी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। पेरिस की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भीषण आग लगी यहां पर, औद्योगिक इलाका बताया जा रहा है। उधर अमेरिका के लॉस एंजलिस में भी आग लग गई। वेयर हाउस में भीषण आग लगी है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। अमेरिका के लॉस एंजलिस में आग की घटना, और यहां एक वेयर हाउस में ये आग लगी है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई।
दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, लॉस एंजलिस के वेयर हाउस में ये आग लगी है, वहीं दूसरी तरफ पेरिस में भी भीषण आग लगी है। और ये दो तस्वीरें हैं दोनों देश में हुए इस भयंकर अग्निकांड की। अब बात देश की करते हैं। मुंबई के बांद्रा इलाके में भी आग लगने की खबर है। इमारत की 7वीं मंजिल में अचानक से आग लग गई। बांद्रा में ये इमारत बताई जा रही है। एटलांटिक बिल्डिंग में आग लगी। यहां देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया। 7वीं मंजिल में अचानक से आग लग गई। देखिए, आग की लपटें निकलती हुई नजर आ रही हैं। दमकल विभाग को मामले की सूचना दी गई और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की गई। मुंबई के बांद्रा इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। एटलांटिक इमारत का नाम, 7वीं मंजिल में आग लगी।